हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। उससे पहले देखो, क्लैट 2024 के लिए हमारा 4 मंथ का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स शुरू हो चुका है। बैच नंबर 16 है ये। आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। 17,999 का ये कोर्स है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, 7 बुक्स एंड सारी चीज़ें जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो सब मिलेगी। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर आवर विजेता बैच। 2 इयर्स का फीस आपका ये है। देन अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, तो क्लैट पॉइंट के क्लैट के मॉक्स आपको 2999 रुपीज़ में मिलेंगे, जिसमें आपको 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट, 35 प्लस फुल लेंथ मॉक्स जिनकी PDF के साथ आपको अवेलेबल रहेंगे। अगर आप एनएलसेट का मॉक चाहते हो देन 4999 रुपीज़ का मॉक टेस्ट का सेट है एनएलसेट का। यहाँ पे आपको PDFs एंड सॉल्यूशन, डिटेल फीडबैक सब कुछ मिलने वाला है। एनएलसेट का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके मिल जाएगा। वहाँ पे आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, डेमो मॉक भी देख सकते हैं, प्लस हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। गिव अस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ 6000 FIRs सुप्रीम कोर्ट टू मणिपुर गवर्नमेंट। देखो, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं निकल के आया है कि आपके एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट हो जाए, बट हाँ अभी क्या चल रहा है ये सब पता होना चाहिए। तो अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने काइंड ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि जितनी FIR फाइल हुई हैं आप सबका हमें रिकॉर्ड दिखाइए, क्या हुआ है, कैसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही कि क्यों इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के इतने दिन बाद पुलिस ने केस फाइल किया, इतने दिन तक पुलिस क्या कर रही थी। वो केस आपको पता है, जब वुमेन्स को नेकेड जो है वो परेड कराया गया था मणिपुर में, तो उसी के वजह से सारी चीज़ें थी। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था। व्हाट इज सू मोटो कॉग्निजेंस? जब सुप्रीम कोर्ट खुद से ही किसी केस को ले लेती है टू सर्व जस्टिस, तो उसे सू मोटो कॉग्निजेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें देखो एक टर्म है कि पुलिस ने 0 FIR क्यों लेट फाइल करी थी। 0 FIR का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से अभी है ही है। साथ ही साथ मणिपुर में जो अभी इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था कि 0 FIR क्या होती है और कैसे 0 FIR फाइल होती है एंड सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये अपन डिटेल में देख लेते हैं 0 FIR के बारे में। 0 FIR इज एन FIR that can be registered by any police station irrespective of their jurisdiction when it receives a complaint regarding a cognizable offense। अब इसको देखो ऐसे समझते हैं, एक जगह है जिस जगह का नाम है A, यहाँ पे ना एक क्राइम हुआ है, पर वो क्राइम करने होने के बाद वो वुमेन जो है वो अभी B एरिया में आ गई है। तो पहले क्या होता था कि क्राइम अगर A जगह में हो गया है और वुमेन को क्रिमिनल्स ने B एरिया में छोड़ दिया है, तो वुमेन जब B एरिया में कंप्लेन करने के लिए जाती थी तो पुलिस वाले मना कर देते थे कि भाई हमारा जुरिडिक्शन है, अब उस एरिया में जाइए जहाँ पे क्राइम हुआ है। ये बहुत कॉमन इश्यूज था वुमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट में, जब भी कोई इस तरीके के केसेस आते थे, स्पेशली वुमेन्स। तो फिर उसके बाद 0 FIR का कॉन्सेप्ट आया कि भाई चाहे A एरिया में हुआ हो, चाहे B में हुआ हो, वुमेन C में आई हो, आप यहाँ पे FIR फाइल करिए। इस FIR का नाम होगा 0 FIR, और फिर बाद में जो कंपिटेंट पुलिस होगी, मतलब जो भी जहां भी जुरिडिक्शन होगा, जहां भी मामला हुआ होगा, आप उसको बाद में ट्रांसफर कर दीजिए। बट फ्रॉम द विक्टिम पर्सपेक्टिव आप FIR फाइल करेंगे। तो ये लेमन लैंग्वेज में 0 FIR का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। देखो, FIR जब होती है तो आपको एक FIR नंबर मिलता है, लेकिन 0 FIR में आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक वो अलोकेट नहीं हो जाएगी जो कंपिटेंट जुरिडिक्शन वाली पुलिस थाना होगा। ठीक है, अब एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, पहली चीज तो ये, अगर लेमन लैंग्वेज में समझे व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो जो हीनियस क्राइम्स होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। चलो, इसी से मेरा एक क्विज का क्वेश्चन है आप लोगों को, व्हाट इज कंपाउंडेबल ऑफेंस, मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना। ठीक है, चलिए, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वही 0 FIR उन्हीं के ऊपर फाइल हो सकती है। इवन आपको बता दूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे ही FIR भी फाइल कर सकती है पुलिस। अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो नॉन हीनियस टाइप के होते हैं या जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, उसमें पहली चीज तो विदाउट वारंट यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, प्लस फिर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट अगर कहेगा तभी FIR जो है वो फाइल हो सकती है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता है।
और इसी के एफआईआर एंड जीरो एफआईआर दोनों ही इसी के लिए पुलिस जो है वो फाइल कर सकती है। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए सर जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट कैसे आया। देखो निर्भया जो केस हुआ था ना, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, ठीक, ये है हमारे जस्टिस वर्मा। इन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि भाई देयर शुड बी जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, जिसमें जो जुडिक्शन पुलिस थाना है ना उसका वेट ना हो, जहां पे भी वुमेन हो, विक्टिम हो, वो वहां पे कंप्लेन करे और एफआईआर दर्ज हो जाए। फिर ये पुलिस के ऊपर है कि पुलिस ट्रांसफर करे और जैसे भी जो भी प्रोसेस है वो फॉलो हो। लेकिन ये उन महिला के ऊपर नहीं आना चाहिए कि भाई वो जाते, जिसके साथ सोचो आप, भगवान न करे, पर किसी के साथ अगर इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है तो वो फिर पुलिस थाने घूमती रहेगा क्या इंसान की, यहाँ कंप्लेन कर रहा है, बता रहे नहीं, यहाँ वहां चले जाओ, वहां नहीं तो वहां चले जाओ। तो वो वाला एक चीज है कि इसीलिए जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो हमारे कोर्ट्स के कुछ वर्डिक्ट्स भी हैं इन चीज के ऊपर, जैसे कि एक है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर इज मैंडेटरी व्हेन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई ऐसी बात है कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या उसकी कोई इंफॉर्मेशन आपको लेके आया है तो आपको एफआईआर फाइल करना होगा। देखो पहले ना ये भी होता था कि पुलिस वाले जो हैं वो एफआईआर नहीं करते थे, वो फाइल ही नहीं लिखते थे, वो तैयार ही नहीं होते थे, सामने वाली पार्टी से कुछ पैसे ले रखे हैं या जो भी रीजन रहे। तो उसके बाद जब ये आया है ना जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, और जब जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन किया, फिर एक आईपीसी में भी चेंज हुआ जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर पुलिस वालों को एफआईआर फाइल करने की मजबूरी बन गई। क्योंकि अभी भी ऐसे केस आते हैं बहुत बार जो पुलिस वाले टाल देते हैं एफआईआर और ये सब करना, लेकिन अब कम से कम आपके पास एक उसके लिए अगर कोई एफआईआर आपकी फाइल नहीं करता है तो आपके पास एक राइट है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर एक केस है सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट 1999 का। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि वुमेन हैज द राइट टू लॉन्च हर कंप्लेंट फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन वेयर द इंसिडेंट अकर्ड। तो ये उस समय कहा गया था 1999 में, तब तो ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, आप समझ रहे हो। अब एफआईआर क्या होती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक, prepared by police upon receiving information about cognizable offense। cognizable offense क्यों लिखा है मैंने आपको बताया, एफआईआर पुलिस सिर्फ cognizable offense पे ही फाइल कर सकती है। यहां पे अगर नॉन cognizable offense का मामला होगा तो मजिस्ट्रेट के परमिशन लेनी होगी और जैसे वो कहेंगे इंक्वायरी एफआईआर जो भी, तब वो होगा। एफआईआर इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन, सेट्स इन मोशन द प्रोब एंड फर्दर एक्शन बाय द पुलिस, ठीक है। अब सेक्शन 154 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी अलाउस पुलिस टू रजिस्टर एफआईआर फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे पहली चीज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही मैंने भूल गया मैं बताना, आई होप आप सबको पता हो, वरना ये बताओ एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, मत भूलना आज के बाद अगर नहीं पता है तो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इसीलिए तो इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये पहला कदम है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि कहां से पावर आती है एफआईआर लॉन्च करने की पुलिस को, तो सेक्शन 154 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी जो है, इट अलाउज पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, अगर ऐसे कहीं पूछ लें तो जहां विदाउट वारंट यू कैन बी अरेस्टेड, हीनियस होते हैं नेचर में एंड सजा का प्रावधान भी ज्यादा होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कॉग्निजेबल ऑफेंस का अपोजिट क्या हो गया, नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। अब यहां से सुनना, ये जो जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी थी ना, इसने रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था, सेक्शन 166 ए को इंसर्ट करना इनटू आईपीसी। ये क्या करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि पुलिस वाला जो है वो एफआईआर फाइल करे। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट एफआईआर नहीं लिखता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है। वो क्या है, वो इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years एंड अ फाइन। ये चीज पहले नहीं थी। अब अगर कोई पुलिस वाला के पास कम से कम कोई डर तो है, मतलब वो नहीं करेगा तो आप बता तो सकते हो कि भैया सेक्शन 166 ए के तहत जो तुम्हें हम जेल पहुंचवा देंगे अगर तुमने नहीं किया तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है जो आपको जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी निर्भया केस के बाद ही इंसर्ट की गई थी आईपीसी के अंदर, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद देखो, दिल्ली सर्विस बिल लाइकली टू बी टेबल टुडे इन लोकसभा। तो ये वाला आर्टिकल हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। क्या डिस्कस करना है इसमें, हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, आपको पूरा मामला पता है कि दिल्ली के अंदर ना एक मैटर चल रहा है कि भैया जो वहां पे आईएएस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस पर किसका कंट्रोल रहेगा।
तो आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में वर्डिक्ट दे दिया था। तो उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लाया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका नाम क्या था ऑर्डिनेंस का? हाँ, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब ये क्या है, इसको पार्लियामेंट में लेके आया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये पास हो गया तो फिर आपकी जो पूरी की पूरी पावर है वो किसके पास चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी भी ऑर्डिनेंस ला के पावर अपने पास ही रख रखी है। क्या है इसमें कॉन्सेप्ट? तो देखो, द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, यहां आपको दिखेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 एक नई बॉडी बनाने की बात करता है जिसकी नाम होगी क्या? NCCSA, ठीक है। ये क्या करेगी? ग्रुप ए से रिलेटेड जितने भी सिविल सर्विसेज ऑफर्स हैं उनको कंट्रोल करेगी। अब हाउ दिस विल वर्क, ये वैसे हमने पहले किया हुआ है बट एक बार और देख लेते हैं। इसके मेंबर्स कौन होंगे? NCCSA के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो एक IAS ब्यूरोक्रेट होते हैं, और एक होंगे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो भी कि आपके IAS ब्यूरोक्रेट होंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी सेंटर के ही तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। चीफ सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन रिटर्न द NCCA। अब जैसे यहाँ पे जो भी डिसीजन आएगा, मैटर किसके पास जाएगा? फाइनल LG के पास, ठीक है। जो भी इस कमिटी ने डिसाइड किया वो कहाँ जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। अब अगर LG ने मना कर दिया तो LG का जो से है वो क्या रहेगा? फाइनल। प्लस 3 में से 2 लोग वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। चीफ मिनिस्टर अकेला क्या करेगा? जैसे वोट ही तो डालेंगे कि भाई फला नाम है, हम 2 लोग ये सहमति कर रहे हैं। तो इसीलिए से काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है और कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये अपने आप में डिबेटेबल इशू है कि दिल्ली के अंदर जो है ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए कि स्टेट के पास रहना चाहिए। चलो एक बात बताओ, क्यों आपने कभी सोचा है कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा देना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है? क्योंकि देखो, आपको पता है जो पुलिस होता है ना वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। जहां दिल्ली स्टेट बन जाएगा, पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी। आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है? यार देखो, दिल्ली के अंदर ना देश के सबसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो देश के सबसे बड़े लोग होते हैं, फर्स्ट नागरिक और कंट्री प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जो देश को कहीं ना कहीं वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब रहते हैं। अगर पुलिस जो है वो उनके कहने पे नहीं चलेगी और वहां की स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे चलने लग जाए, भगवान ना करे कुछ ऐसा आप सोच के चलो कि कोई दिल्ली गवर्नमेंट, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि कोई भाई दिल्ली गवर्नमेंट में बंदा है, वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है और वो कल को कह देता है जाओ फला बंदे को अरेस्ट करो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो पुलिस वाला तो मजबूरन करेगा ना, जो कि स्टेट्स का फाइनल है। तो इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पुलिस की पावर हमेशा वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी एंड प्रोबेबली रहनी भी चाहिए। इट्स नॉट बिकॉज कि अभी जो गवर्नमेंट है हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे मेन फंक्शन करती है। अब अगर वहां पे स्टेट की पुलिस हो जाएगी तो फिर सारी सेफ्टी सिक्योरिटी सारी चीज जो है ना वो एट रिस्क आ जाएगी, ठीक है। यहां पे आपको समझ में आया क्या आया? एक NCCSA बनाने की बात करी जा रही है। NCCSA की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसमें क्या होगा? चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं काइंड ऑफ, प्लस चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे कि कहाँ कहाँ तबादला होना है, क्या होना है, नहीं होना है। जस्ट इन केस इनका डिसीजन LG को अच्छा नहीं लगा तो फाइनल से LG का है, ये बिल पास हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो एक एडिटोरियल आया है, आर्टिकल 370 हियरिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड स्प्रेड काउंट। देखो अगस्त 2 मतलब कल से आर्टिकल 370 पे जो हमारी गवर्नमेंट ने चेंज किया था, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस बदला था, उस पर सुनवाई होने की शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। जब कुछ नया पॉइंट आएगा तब अपन इसको करेंगे, वरना आपको क्या हुआ है, कैसे हुआ, ये सब तो ऑलरेडी पता है। फिर यहां पे देखिए न्यूज है, टोल राइजेस टू 54 इन सुसाइड ब्लास्ट एट पॉलिटिकल कन्वेंशन इन पाकिस्तान। वो कहते हैं ना जो सांप को दूध पिलाता है फिर सांप उन्हें खा लेता है, तो वही चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में। वहां पे ब्लास्ट हो गया है और टेररिस्ट लोगों ने जिम्मेदारी भी ले ली है। फिर यहाँ पे म्यांमार जनता एक्सटेंड्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर 6 मंथ, सिग्नल पोल डिले। देखो म्यांमार के अंदर क्राइसिस चल रही है, हमें पता है। अब वहां पे वो लोगों ने बहुत पहले से कहा था वहां की मिलिट्री ने कि हम जो है इलेक्शन कराएंगे, लेकिन वही बात है, कहा कब से था लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है और डिले करने की बात भी कर दी है।
तो ये सामने एक चीज आ रही है। देखो थोड़ा सा ना इंडिया और म्यांमार का रिलेशन देख लेते हैं। देखो ये म्यांमार है, ठीक है, और इंडिया के जो स्टेट्स म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें सबसे पहले देखिए आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, करीबन 1643 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो इंडिया म्यांमार के साथ शेयर करता है। मैंने आपको बताया था कि म्यांमार हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, बहुत सारे कारणों से ज़रूरी है, जैसे कि एक तो मिलिट्री सपोर्ट के लिए, इन एरियाज़ में काफ़ी इंसर्जेंसीज रहती है तो लोग इधर भाग आते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए म्यांमार की आर्मी की बहुत नीड पड़ती है। इसके अलावा देखो इंडिया और म्यांमार के बीच में ना 2018 के अंदर एक फ्री मूवमेंट रेजिम साइन हुआ था। ये क्या था ये मैं बता देता हूं आपको। फ्री मूवमेंट रेजिम के अंदर ये कि देखो जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है ना ये वाले, इसके हिसाब मतलब फ्री मूवमेंट रेजिम के बाद नागालैंड में यहाँ पे जो बंदा रह रहा है वो 10 किलोमीटर अंदर म्यांमार में जा सकता है, और म्यांमार में भी जो बंदा रह रहा है वो 10 किलोमीटर अंदर इंडिया में आ सकता है विदाउट वीजा। ये 2018 से हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? देखो इस बॉर्डर के ना इस साइड में कुकी ट्राइब्स रहती है और इधर भी कुकी ट्राइब्स रहती हैं काफी ज्यादा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बॉर्डर में कि लोगों की शादियां जो है ना वो एक दूसरे कंट्री में हुई हैं, तो ये काफी सारा एक दूसरे का कल्चर भी ये लोग शेयर करते थे। देखो एक्चुअली हुआ क्या ना, ब्रिटिशर्स को आपको पता ही है, आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ। ब्रिटिशर्स ने जब बॉर्डर डिवाइड किए ना, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश या इंडिया नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स थे, क्योंकि सब उनके कंट्रोल में था, तो वो कहीं जाके नहीं किया, उन्होंने प्रैक्टिकली उस जगह पे जाके बॉर्डर डिवाइड नहीं किए। वो लोग दिल्ली में बैठे होंगे, उन्होंने वहीं ऑफिस में मैप पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अपना ड्रिंक करते हुए उन्होंने मस्त जो है जो मन में आया वो कर दिया। अब हुआ क्या कि यार एक गांव का एक हिस्सा जो है पता पड़ रहा है वो दूसरे कंट्री में चला जा रहा है, और एक गांव का दूसरा हिस्सा दूसरे कंट्री में चला जा रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के जो कल्चरल और जो टाइज थे ना वो दिक्कत होने लग गई, क्योंकि पहले वो लोग बहुत इजीली एक दूसरे की जगह जाते थे, लेकिन जब डिवाइड हो गई चीजें तब नहीं हुई। ये सिर्फ इस एरिया में दिक्कत नहीं, इवन इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी ये इशू है, इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पे भी इशू है। तो ये ब्रिटिशर्स ने जहां जहां किया ना सब जगह ऐसा किया है, क्योंकि वो कहीं गए नहीं तो उन्होंने बैठे बैठे ऑफिस में सब बॉर्डर डिवाइड कर दिए हैं, तो वो वाली चीज हो गई। तो इसके लिए ये रेजिमा साइन किया था, फ्री मूवमेंट रेजिमा इंडिया एंड म्यांमार ने 2018 में, जिसमें 10 किलोमीटर तक 16 किलोमीटर तक इंडिया के बॉर्डर के लोग म्यांमार में जा सकते हैं। सबकी बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ वालों की बात हो रही है विदाउट वीजा, और यहाँ के भी लोग इधर आ सकते हैं विदाउट वीजा। और आप देखने होगे कि इनकी शादियां भी एक दूसरे जगहों पे हुई हैं, तो ये होता है फ्री मूवमेंट रेजिम, ठीक है। अभी देखो मणिपुर में ना एक आरोप ये भी लगता है कि म्यांमार से जो लोग ट्राइब्स भाग के आके रह रहे हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे के पूरे क्राइसिस के। देखो हुआ क्या था, ये जो कुकी ट्राइब्स म्यांमार से भाग के आती है ना वो हिल एरियाज में आके बस जाती है मणिपुर में, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा ही मतलब कहीं पढ़ा था मैंने एडिटोरियल में कि इन्हीं को निकाला जा रहा था वहां से बाय द लोकल पुलिस, और उसके बाद ये सारा मामला पनपा था। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए था, एक नया कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया। 2 men sets fire to Quran during protest outside Swedish parliament। तो ये देखिए अपमान जो है रिलीजन्स का खत्म नहीं हो रहा है स्वीडन के अंदर, और हमने एक टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, इस्लामोफोबिया इन स्वीडन, आप सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। उसमें डिटेल में हमने स्वीडन में क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है सब बताया हुआ है। देखो अभी स्वीडन ना नेटो की मेंबरशिप भी चाहता है, और अब सबसे बड़ा जो इनके लिए रोड़ा है ना वो है टर्की। देखो टर्की इज एन इस्लामिक कंट्री, बट टर्की का मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद हो, टर्की ना प्रो इस्लामिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने रिलेशन व्यापार डेवलपमेंट ये सब नहीं करता है जैसे पाकिस्तान है। दे आर प्रो रेडिकल, मतलब उनको कोई रिलेशन नहीं रखना है अगर आपसे नहीं बनती है तो, आपने कुछ इस तरीके की चीजें करी। पर टर्की का ये है कि भाई जो पैरेलल ट्रेड है, टाइज है, इकोनॉमी वाला एंगल है वो साथ लेके चलो, और थोड़ा बहुत रेडिकल थॉट्स भी रखो, लेकिन सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो इस पे भी देते हैं। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा, आप देखो जो आउटस्पोकन वर्ड्स आ रहे हैं ना वो टर्की से इतने नहीं आ रहे हैं जितने बाकी इस्लामिक कंट्री से आ रहे हैं। बट टर्की जो है वो स्वीडन के लिए अभी तो एक रोला पाके बैठा हुआ है नेटो की मेंबरशिप के लिए, क्योंकि टर्की की अपनी डिमांड है। मैंने आपको बताया है कि कुछ लोगों को वो चाहता है स्वीडन से कि यहाँ पे आ जाएं, टर्की में भेज दिए जाएं, टर्की वाले उसको सजा दे दें। तो स्वीडन अभी उस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुआ था, प्लस फिर अभी नई चीज़ होने लगी है, तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है स्वीडन को फॉर नेटो की मेंबरशिप। तो दिस इज इट, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो।
डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। एंड 1 अगस्त आ चुकी है, एग्जाम से और पास आ चुके हो, थोड़ा और मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। बाय, जय हिंद, टेक केयर।